जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है सामाजिक परिवर्तन से ही मिलेगा सामाजिक न्याय। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय परम सम्मानित दद्दू प्रसाद जी, जो एक जाने माने परिचय के मोहताज नहीं है। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ दबे कुचले इस वंचित समाज की मदद करने के लिए हर संभव तैयार रहते हैं। तो आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर। आज का जो विषय है कि जो सामाजिक परिवर्तन से ही वो मिलेगा सामाजिक न्याय। तो ये सामाजिक परिवर्तन, कौन सा सामाजिक परिवर्तन आप करेंगे जिससे कि सामाजिक न्याय मिलेगा? सामाजिक परिवर्तन क्या और सामाजिक न्याय क्या है? इस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ सर। जी सर। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, इस देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई जात पात, छुआछूत और भेदभाव पर आधारित सामाजिक व्यवस्था लगभग 3000 बरस से इस देश में स्थापित है। और इस समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए भारत में मनु विधान का एक बाकायदा लिखित कानून है। और उस लिखित कानून होने के कारण इस देश में ये ऊर्ध्वाधर समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे सामाजिक कानूनों का प्रबंध किया गया है। बहुत सारे सामाजिक कानून बनाए गए हैं जिसमें क्रमिक असमानता है। ऐसी खड़ी हुई इस देश में समाज व्यवस्था है जिसको हमारे मसीहा भारत में महान चमत्कारिक राजनीतिक क्रांति करने के सूत्रपात करने वाले मानवर कांशीराम जी ने इसको अनेकों बार समझाया कि इस समाज ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में ऊपर वालों को फायदा है, नीचे वालों को नुकसान है। ऊपर वाले में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये व्यवस्था से लाभान्वित लोग हैं। दूसरी तरफ व्यवस्था के शिकार लोग हैं जिनमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, फिर मोस्ट बैकवर्ड के साथी हैं, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, और इसी बीच में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित हैं, अपमानित हैं, बेइज्जत हैं। और इसकी खूबी यह है कि ये सामाजिक व्यवस्था क्रमिक असमानता की, यानी प्रत्येक जाति केवल नीची नहीं है, वो कुछ ना कुछ जातियों से ऊंची है। और ये ऊंचा होने का बोध उनको व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको प्रेरित करता है और उसको टिकाए रखते हैं। प्रत्येक जाति को व्यवस्था का नियंत्रक और व्यवस्था का संचालक कहता है कि आपको इस देश की समाज व्यवस्था को बनाए रखना है, आपको भी फायदा है इसमें। जैसे वो चमार को बोलता है कि आपको हमने कोरी से ऊंचा बनाया है, धोबी से, बाल्मीक से ऊंचा बनाया है, और आपको भी इसमें फायदा है। अगर आप इसको बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आपकी उच्चता चली जाएगी, आपकी श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ वो बाल्मीक से भी जाके कहता है कि हमने तुम्हें बनाया तो था चमार से ऊंचा, पर ये चमारों ने कलाकारी किया और तुम्हें नीचे ढकेल दिया है। और अगर तुमने सामाजिक व्यवस्था को बदलाव करने के लिए प्रयास किए तो तुम्हारी उच्चता चली जाएगी। यही वो जाट से कहता है, गुजर से कहता है, यादव से, लोधी से कहता है, और सभी को आपस में उलझा करके एक मैकेनिज्म है, एक मशीनीकरण है। तो इसी सामाजिक व्यवस्था में जैसे मनु का कानून लिखित संविधान है, उसमें लिखा है कि 10 शूद्रों की हत्या करना ब्राह्मण के लिए क्षम्य है। वो 11वीं जब हत्या करेगा तब उसका केस रजिस्टर्ड किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, और ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं हो सकता है। राम ने जब रावण को, जो तथाकथित रूप से ब्राह्मण था, वो असल में क्या था ये बहस का विषय है, पर घोषित रूप से वो ब्राह्मण था रावण,
तो राम ने जब ब्राह्मण की हत्या कर दी, रावण को मार दिया, तो राम जी के ऊपर तक ब्रह्म हत्या का महाअभियोग चलाने का काम इस देश के धर्म के ठेकेदारों ने किया, और उसके कारण राम को सरजू नदी में डूब के मर जाना पड़ा। अपने भाई जी लक्ष्मण को मृत्यु दंड जी देना पड़ा। एक बड़ा जी कथानक है वो। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहता हूँ कि ऐसी जी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था में कानून है लिखित कि शूद्र जी औरत के साथ संभोग करने से तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। जी एक जी भयानक आपत्तिजनक हमारे लिए बात उसमें कही गई है। बलात्कार का खुलेआम प्रोत्साहन है, और जी जी स्वर्ग का लालच है और नरक का भय है। तो जब ये गैर बराबरी पर, उच्च नीचता पर, भेदभाव पर, जिसमें ब्राह्मण का एकाधिकार है वेद पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है वेद पढ़ना पढ़ाना, और वैश्य जी का काम है सारे बाजार पे, मार्केट पे, व्यापार पे कब्जा बनाए रखना, वो अंग्रेजों ने आकर के उसको तोड़ दिया। मुगल जी बादशाहों ने आकर के तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, व्यापार केवल बनिया नहीं करेगा बल्कि मुसलमान भी व्यापार करेंगे और बीच बाजार में बैठ करके बड़ा बड़ा कारोबार करेंगे, जी अन्यथा इस देश में। तो ऐसी खड़ी हुई समाज व्यवस्था में हमें जी न्याय नहीं मिल सकता है। ऐसी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में हमें न्याय नहीं मिल सकता। मैं अभी सीतापुर जिले जी के जी एक गांव में लौट रहा हूँ। वहाँ जी मौर्य समाज की एक लड़की के साथ हत्या कर दी जी गई, और संदिग्ध रूप जी से वो बलात्कार भी है उसमें। तो जी जी पुलिस उसको लीपापोती करने में लगी है, क्योंकि जी राम राज चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। राम जी राज के चलते हुए, मनु के राज के चलते हुए इस देश में हमें न्याय नहीं मिल सकता है। जो लोग जी न्याय के आकांक्षी हैं, न्याय चाहते हैं, और न्याय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संविधान सम्मत भारत के संविधान का अधिकार है। तो अगर हमें चाहिए तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा। ऐसी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था को बदल कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हमें समाज व्यवस्था की स्थापना करनी होगी, जो संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा गया है। और 1848 में इस देश में सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में पूना में पहली पाठशाला खोली, जहाँ पर कि नारी को और शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। उसके पहले पूरे भारत देश में कोई पाठशाला नहीं है जहाँ नारी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार 1848 से पहले नहीं था कहीं पर भी। कुछ लोग का गार्गी और विद्वत्मा पढ़ गई रनिवासों में रह करके, अपवाद है, पर कोई पाठशाला नहीं, कोई आश्रम व्यवस्था नहीं जहाँ पर ब्राह्मणी नारी को भी, क्षत्रिय नारी को भी पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला हो। इसलिए सीता अनपढ़ है, कौशल्या अनपढ़ है, द्रौपदी अनपढ़ है, और जितने भी हमारे पुराणों के पात्र हैं, चाहे वो त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब अशिक्षित नारियां हैं, अनपढ़ हैं। तो महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्षपूर्ण प्रयासों से पूना में पहली पाठशाला खुली, जहाँ पर कि नारी को भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। पर हमारा जो माइंड है, हमारा जो समाज का दिमाग है, वो तो मनु के कानून से संचालित हो रहा था। तो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा गया माता सावित्री बाई फुले के स्कूल में। तो जो नौ लड़कियों का दाखिला पहली बार हुआ, उसमें 6 तो ब्राह्मण लड़कियां ही थी, 3 लड़कियां ही बड़ी हिम्मत करके शूद्र समाज से निकल के आई। तो व्यवस्था का जो व्यवस्थापक वर्ग है, उसने ये अनुमान लगा लिया कि ज्योतिराव फुले के शिक्षा के अभियान के कारण सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था जो ऐसी खड़ी है वो ऐसी हो जाएगी। तो उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले के माता पिता गोविंद राव को उकसाया, प्रवोक किया, भड़काया कि तुम्हारे घर में
महादानव पैदा हो गया और ये नरक जी में जाएगा। तो ज्योतिराव फुले के माता पिता को बरगलाया गया। ज्योतिराव फुले के माता पिता ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश किया, पर ज्योतिराव फुले दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का विचारधारा आंदोलन जारी रखी। तो अंत में उनको घर से निकाल दिया गया, गृह त्याग करना पड़ा। फिर अंत में माली समाज का सम्मेलन बुलाया गया और माली समाज से सामाजिक बहिष्कार ज्योतिराव फुले का कर दिया गया। तो ये जो सामाजिक बदलाव की मुहिम है, ये दलितों के द्वारा नहीं प्रारंभ की गई है, ये पिछड़े वर्ग के सछूत समाज के द्वारा ये प्रारंभ की गई मूवमेंट है और उसको आगे सछूत समाज के ही महाराजा छत्रपति साहू महाराजा ने आगे बढ़ाया और सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने जगह जगह स्कूल कॉलेज खोले, छात्रावास खोले और शिक्षा ग्रहण करने को राजाज्ञा जारी कर दिया कि जो भी बच्चा दलित पिछड़े आदिवासी का स्कूल जाएगा तो उसको अब दंड नहीं दिया जाएगा, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि राजकोष से इनाम दिया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर पढ़ाई लिखाई के प्रति अभिरुचि जब एक राजा का संरक्षण था। जी 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 सर, एक सवाल जो है यहाँ पर कह रहे हैं आपने एक बात बताई सर, बहुत बड़ी बढ़िया बात जो आज जो है लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि जो भारतीय समाज व्यवस्था है ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है ना। एक जाति से ऊपर एक जाति, एक जाति से नीचे जाति, मैंने कोई भी जाति जो है ऊंची नहीं है। तो ये जो है इसका जो है लोगों को आभास कैसे होगा, इसका आभास कैसे होगा कि भाई हम सब लोग एक हैं, इनको एक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं देखिए, अभी तो हम अनेक हैं, 6000 जातियों में तोड़े गए हैं, ये भी एक मैकेनिज्म है, उनका प्रबंधन है ये। तो जी हमें जागृति चेतना और जागृति चेतना से आगे है अपना ऐतिहासिक ज्ञान कि हम हैं कौन। तो अब बहुत पूरे देश में ये बहुत बड़े पैमाने पर जागृति फैल चुकी है कि भारत में जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं और द्रविड़ सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता निर्मित की गई उसके निर्माता हैं और इनको एक सूत्र में आना ही होगा। पर ये केवल ज्ञान से नहीं इकट्ठा होंगे, जागृति से नहीं, अपर्याप्त है ये प्रबंधन। करुणा, मैत्री और प्यार, करुणा, मैत्री के बिना दलित पिछड़े आदिवासी इकट्ठा नहीं हो सकते। मानवर कांशीराम जी ने इसमें एक मूल मंत्र दिया नैसर्गिक न्याय का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। झगड़ा ही खत्म हो गया। झगड़ा का अभी जो शोषक वर्ग है एक बात फैला रहा है कि गोरी का हिस्सा, धोबी का हिस्सा चमार खा गया। वो फैला रहा है कि गडरिया का हिस्सा, काची का हिस्सा, कुम्हार का हिस्सा जाट खा गया, कुर्मी खा गया, अहिर खा गया, गुजर खा गया। खोजबीन की गई, जांच पड़ताल की गई, सरकारी आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि देश की सरकारी नौकरियों में, धंधा व्यापार में और रक्षा विभाग में तो लगभग 70% शोषक वर्ग जिसकी आबादी 10 से लेके 15% है उनका कब्जा है। देश की जमीन जायदाद में ठाकुरों का कब्जा है, देश के धंधा व्यापार उद्योग में बनियों का कब्जा है और देश के शिक्षा व्यवस्था में और देश के राजपाट में, देश के राजनीतिक व्यवस्था में ब्राह्मणों का कब्जा है, सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का कब्जा है। तो इस तरीके से यह खुलासा हो चुका है। हमने किसी ने एक दूसरे का हिस्सा नहीं खाया। देखिए, दूसरे का हिस्सा वही हड़प सकता है जिसका खुद का हिस्सा पहले मिल गया। जिसका खुद का हिस्सा ही नहीं मिला है अभी, तो वो दूसरे का हिस्सा कैसे हड़पेगा? तो ये केवल ज्ञान के आधार पे हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है करुणा, मैत्री और प्यार।
ये बुद्ध की थीम है। आज भगवान बुद्ध ने इस देश में तो जो लोग खड़ूस लोग हैं, ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, पर वो प्रेम उनके अंतस में नहीं है। अपने भाई को वो प्रेम नहीं दे सकते हैं, अपने सहकर्मी के साथ धरती पे बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं और एक अलग किस्म के रुतबे में रहते हैं। वो लोग तोड़े हुए लोगों को जोड़ने में नाकामयाब होते हैं और बहुजन समाज को इस देश की सामाजिक व्यवस्था में अगर बदलाव लाना है तो 6000 जातियों में तोड़े हुए लोगों को जोड़ना जरूरी है। जोड़ बनाए बिना, बहुजन समाज बनाए बिना ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। तो मानवर कांशीराम जी ने इस ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था को थोड़ा सा हिलाने का काम किया, टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा कैसे किया कि उनके पास देखा कि भाई हमारे पास जनशक्ति ज्यादा, जनशक्ति के आधार पर हमारे पास बैलेट पावर ज्यादा, पर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, परिवर्तनकारी पार्टी नहीं है। तो देश में सारी राजनीतिक दल यथास्थितिवादी है, स्टेटस को है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने वाले लोग हैं। वह सारी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो। तो मानवर कांशीराम जी ने एक नई पार्टी, परिवर्तनकारी पार्टी बनाने का काम किया। मानवर कांशीराम जी के दिवंगत होने के पश्चात उस पर भी यथास्थितिवादी, शोषणकारी, ब्राह्मणवादी ताकतों का कब्जा हो गया। और जब वो कब्जा हो गया है तो देश में पुनः वैक्यूम है। तो पर मानवर कांशीराम जी ने बैलेट पावर का इस्तेमाल किया, जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया। तो ये जो बिखरे हुए लोग थे ये इकट्ठा हो गए। अगर ये बिखरे हुए लोग इकट्ठा होते हैं तो जाति की जो तलवार है वो नीचे ही मार नहीं करती है, ऊपर भी मार करने लगती है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो अभी भी वो नीचे वालों को काटती है। जाति की तलवार नीचे वाले लोगों को अपमानित करती है, बेइज्जत करती है, आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। पर अगर ये सताए गए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लामबंद हो जाते हैं, बहुजन समाज बना लेते हैं, तो फिर ऊपर भी राजनीतिक नुकसान पहुंचाती है। ब्रह्म देवता को सांसद का चुनाव हरा दिया जाता है, विधायकी का चुनाव हरा दिया जाता है। और इस कारण से ये देखो क्या आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है। कनेक्शन कट गया? नहीं, कनेक्शन जारी है सर। अच्छा, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए मानवर कांशीराम जी ने ये तय किया कि ये जो जाति की तलवार है ये एक तरफ मार करती है, नीचे वालों को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर ये जातियों में लोग बिखरे हुए रहते, पर अगर ये इकट्ठा हो जाते हैं, और याद रखें दुखिया ही इकट्ठा हो सकते हैं, को सफरर लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। दुखिया की एकता नहीं हो सकती है, शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है, भेड़ और भेड़िए की दोस्ती नहीं हो सकती है, सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती है, और चूहा और बिल्ली की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो इसलिए मानवर कांशीराम जी ने सावधानी बरती कि शोषितों पीड़ितों का इकट्ठ बनाया और कहा कि इनमें आपस में कोई झगड़ा ना हो सके, खुराफात ना करने वाला हो। तो एंट्री बंद, एंट्री ही बैन कर दिया और कहा कि नायक तो ये कभी बनेंगे ही नहीं हमारे इसमें। पर उन्होंने इनफिल्ट्रेशन किया और इनफिल्ट्रेशन करके जो पवित्र नारा था, आज भी वो कीमती है नारा कि जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी, उस नारे को बदल दिया गया 9 जून 2005 को। भारत के इतिहास में 9 जून 2005 को लखनऊ के अंबेडकर मैदान में ऐलान किया गया कि हम कांशीराम का ये खतरनाक नारा बदल रहे हैं, हम नया नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी तैयारी उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी,
तो जब जी थैली जी पर मेरिट बन गई, तो जो जी हमारे सगे भाई थे, जो हमारे जी को सफरर थे, दलित जी जी पिछड़े आदिवासियों के दुखिया जी दुखिया लोग थे, वो थैली में जी पिछड़ गए। थैली जी जी में शोषक वर्ग आ गया लेकर के, पंडित जी आ जी गए, ठाकुर साहब आ जी गए, और जी बड़ा बड़ा अरबपति मुस्लिम जी आ गया वो जी जी थैली लेकर के। और इस कारण से मोस्ट बैकवर्ड जातियां और पिछड़े जी जातियां ये जी हिस्सेदारी पाने से वंचित जी होने लगी। और जब जी धीरे धीरे वो वंचित हो गई, तो फिर ये परिवर्तन की प्रक्रिया जो ऐसी जी टेढ़ी होकर के ऐसी होने जा रही थी, बराबरी पर आने जा रही थी, वो जी पुनः ऐसे उन्होंने एब्सोल्युटली कंट्रोल स्थापित कर लिया। और इनमें जी जी झगड़ा लगाया गया कि आप जी आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको जी जी मुख्यमंत्री बना देंगे। जी और आप मोस्ट बैकवर्ड जातियां उत्तर प्रदेश, जो आर्यावर्त है, ये जी ब्राह्मणवाद की गर्दन है, तो जी जी वो जो है उन्होंने पिछड़े वर्गों को, और एक झूठा प्रचार और कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग है, एक जी झूठा जी प्रचार। और जी तीसरा झूठा प्रचार कि नरेंद्र जी मोदी चाय वाला है, चाय वाला है। जी ना जी नरेंद्र मोदी ने चाय बेची, ना नरेंद्र जी मोदी के बाप ने चाय बेची, ना जी नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग में पैदा हुआ, ना जी नरेंद्र मोदी का बाप पिछड़ा वर्ग में पैदा हुआ। अब पता जी कर लिया गया है, ये गांधी जी के वंशज हैं। और जी जिस तरीके से गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया, ऐसे ही जी ये दलितों पिछड़ों को धोखा देने का काम कर रहा है। जी तो जी मैं जी आपसे सर कहना चाहता हूँ कि हमारी जी जी नीड क्या है, हमारी जी आवश्यकता है कि ऐसी जी खड़ी हुई व्यवस्था को बदल कर और जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था जी की स्थापना की जाए। ये होगा जी कैसे? जी जी मानवर कांसीराम जी ने एनडीएस फार्मूला दिया, जी नीड मल्टीपल डिजायर, नीड मल्टीपल डिजायर मल्टीपल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज, जी एनडीएफ। तो एनडीएफ जरूरत जिनकी ज्यादा है व्यवस्था को जी बदलने की, जरूरत किसकी ज्यादा होगी? जो जब जी सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो जी सबसे जी ज्यादा सताया गया है, जी वो बदलाव की पहल करेगा। जी जो व्यवस्था में लाभान्वित किया गया है, जी झूठा मूठा लाभ बताया गया है, जी जी ऊंचा होने का घमंड पैदा किया गया है, वो जी बदलाव की पहल नहीं करेगा। जी और जो सो रहा है वो जी बदलाव की पहल नहीं करेगा। पर जो जी जाग चुका है, जी क्योंकि ज्योतिराव फुले ने जो काम किया, तो जब माली जाति से उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तो महाराष्ट्र की मांग, महार और चमार जातियों ने ज्योतिराव फुले के संघर्ष का लाभ उठाया। साहू महाराजा ने जो संघर्ष किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका लाभ उठाया। तो इसलिए आज दलित वर्ग जाग चुका है। दलित वर्ग की जिम्मेदारी है कि पिछड़े वर्गों को, हेलो, जी 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 जारी है हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं जारी है? डिस्कनेक्ट नहीं है सर, जारी रखिए सर, जारी रखिए, जारी है सर, अच्छा, हाँ। जारी तो है बाबा साहब अम्बेडकर ने साहू महाराजा को पढ़ा लिखा करके साहू महाराजा ने विदेश भेजा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने लौट करके और 1930, 31, 32 की गोल में सभा लंदन में आधारभूत संरचना का निर्माण किया। आधारभूत जी संरचना क्या? कि ताकि व्यवस्था को बदलने के लिए पहल जी की जा सके। तो जी आज दलित वर्ग में बड़े पैमाने पर लेक्चरर, प्रोफेसर और थिंकर, प्लानर, फिलासफर दिखाई देते हैं। आईएएस, जी आईपीएस, जजेस जी भी दिखाई देते हैं। इस जी तरीके से इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्था को बदलने की पहल करें। तो दलित वर्ग जी जो सबसे ज्यादा सताया गया है, उसकी नीड जी ज्यादा है। नीड ज्यादा है तो डिजायर भी उसकी पैदा करने की जरूरत है। चाहत उसकी पैदा होगी तो फिर स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ हमें बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। बिना बहुजन समाज बनाए हुए ओबीसी मोर्चा से हम अपना हक नहीं ले सकते हैं। दलित मोर्चा बना करके, दलित आंदोलन चलाकर हम अपना हक नहीं ले सकते हैं। मुस्लिम एकता बना करके हम अपना हक नहीं ले सकते हैं। सिख एकता बना करके हम अपना हक नहीं ले सकते हैं। पर इन सारी जाति समूह, वर्ग समूह को इकट्ठा करके बहुजन समाज की ताकत बनती है, तो हमारे पास हो गई स्ट्रेंथ, सामर्थ्य आ गई बदलाव के लिए। तो जब बदलाव होता है इक्वल टू चेंज, बराबर की व्यवस्था, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी से एब्सोल्यूट इक्वालिटी की व्यवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। पर ये काम पीड़ितों के द्वारा ही होगा। शोषक वर्ग को शामिल करके पीड़ितों का आंदोलन नहीं कामयाब बनाया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन से सीखने लायक यही सबक है। मानवर कांशीराम जी ने चमचा युग पुस्तक में ये बहुत जोर दे के कोट किया इसको कि हमें अपने आंदोलन को स्वावलंबी बनाए रखना होगा। तो मैंने जो भाई बीच में 60वें दशक में वो अंग्रेजों के जाने के बाद तो सामाजिक न्याय का सिगुफा उछाला गया और सामाजिक न्याय ले उड़े, तो न्याय तो मिला नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि पिछड़े पावे 100 में 60 और पिछड़ों संसोपा ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100 में 60, तो हिस्सा तो मिला नहीं। हिस्सा मिलना तो छोड़िए, हिस्से की लड़ाई तक नहीं शुरू हुई। मानवर कांशीराम साहब ने 1984 में प्रोफेसर चंद्रजीत यादव, जो उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे, उनसे कहा कि आप मंडल रिपोर्ट के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाइए, तो वो बेचारे घबरा गए और उन्होंने कहा मेरा टिकट काट दिया जाएगा और मैं तो नहीं उठा सकता हूँ। तो ये लड़ाई 84 से लेकर 90 तक मंडल रिपोर्ट को लागू कराने की मानवर कांशीराम जी ने लड़ने का काम किया। तो मानवर कांशीराम जी की लोकप्रियता बढ़ी और पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनको बहुत शिद्दत से मसीहा के रूप में स्वीकार किया। मुझे बहुत प्राउड होता है, गर्व होता है जब आज पिछड़े वर्ग के लोग मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा, बीपी सिंह से भी बात हुई कि भाई वो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम में हमें न्याय नहीं मिलेगा। गैर बराबरी, ऊंच नीचता, छुआछूत, जात पात, भेदभाव, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा और देवी देवता, पाखंड, अंधविश्वास, जादू टोना, इस पे हमें सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। हमें एब्सोल्युटली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को तैयार करना होगा। क्यों कि अभी हमारे समाज के लोग ही वर्तमान समाज व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, बल दे रहे हैं अज्ञानता में, अनजाने में। इसलिए आज बड़ी आवश्यकता है कि वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह तैयार किया जाए। जन विद्रोह तैयार किए बिना सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा और वर्तमान समाज व्यवस्था में हमें न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमारी आकांक्षा है, हमारी चाहत है। तो न्याय पाने के लिए, न्याय तक पहुंचने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये हम कर सकते हैं। ये हम करने लायक हो चुके हैं, सामर्थ्यवान हो चुके हैं। इसलिए आज और निश्चित रूप से हम लोग हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास और जरूर हम इस देश में एब्सोल्यूट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करके और उसके आगे फिर है कल्चरल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद है कल्चरल चेंज। तो सांस्कृतिक बदलाव की हमें तैयारी करनी होगी, जो सांस्कृतिक बदलाव तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। तो वो आर्यावर्त में भी सांस्कृतिक बदलाव आ सके, तो इसके लिए हमें हम लोग आगे आए और इस बदलाव को, मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपने हमें
अपने साथियों से बातचीत करने का मौका दिया। तो आपको प्रोफेसर जीत सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी व्यक्त सर। करता हूँ। और आप जी सबको सर, जय भीम। कुछ सवाल एक होंगे सवाल है आपके सर, एक एक तो सवाल 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 सर, सर आप एक कहना सवाल। चाहें? हाँ जी सर, एक सवाल है। जी। जैसे आज जो है बड़े जोर शोर के साथ जो है ना प्रचार किया जा रहा है, अरे अब छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी कहाँ रही, खत्म हो गई। सब लोग एक जगह खाते हैं, एक बस में यात्रा करते हैं, एक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह की बात का जोर शोर के साथ प्रचार हो रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आज भी बुंदेलखंड के गांव में हमारा जो सफाई करने वाला वाल्मीकि भाई है, जिसको गांव में वाल्मीकि नहीं कहा जाता है, पंडित जी ने उसको नाम दिया है डोम, डुमार, बसोर, उसको सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया जाता है। आज भी सच्चाई है। आज भी माननीय रामनाथ कोविंद जब जगन्नाथपुरी उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी पत्नी को धक्का मार दिया जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में 1 सैकड़ा से ऊपर मंदिर हैं जहां पर तख्ती लगी है। क्या कहते हैं कि बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिले में तो कीरतपुर के पास है। तो वहां पर ऐसे उस मंदिर से हमने तख्ती हटवाई, गवर्नर उस समय उर्मिला सिंह थी, उनको द्वारा मेमोरेंडम दे करके और पुजारी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वो लौट के आया, फिर तख्ती लगा दी कि नारी का और शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, फिर गिरफ्तार किया गया और फिर लगा दिया। तो छुआछूत है, ये अभी भी जारी है। ये कहना गलत है कि छुआछूत अभी नहीं है और बहुत भयानक रूप में है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, जब वो मंत्री परिषद की मीटिंग में जाते हैं उनको कुर्सी नहीं मिलती। मंत्री लोग मंच पे इकट्ठा होते हैं तो उनको सबसे किनारे कुर्सी में दिया जाता है। ये भेदभाव है। अगर छुआछूत नहीं है ये, तो ये भेदभाव पक्का है। और स्टूल में बैठे देखा गया केशव मौर्य को, तो एक भारी अपमान है। और इसलिए ये दिलासा देने वाली बातें हैं, सच्चाई इसके उलट है आज भी। और भारतीय जनता पार्टी कांसीराम जी के द्वारा की गई क्रांति के बाद प्रतिक्रांति करने की तैयारी में है। उसका प्रतिक्रांति का एजेंडा है और वो रामराज प्रतिक्रांति ही है। जो रामराज में शंभू का वध किया जाता है, रामराज में एकलव्य का पढ़ने धनुर्विद्या सीखने के जुर्म में अंगूठा काट दिया जाता है। तो रामराज हमारे लिए हितकारी नहीं है, हमारे लिए हितकारी है लोकराज। हमारे लिए प्रजा का राज हितकारी है, जनता का राज हितकारी है। और यहाँ पर ये जरूर मैं सावधानी पूर्वक कहना चाहूंगा कि हमें शीलवान, चरित्रवान नायकत्व का विकास करना होगा। अगर हमने ब्राह्मणवादी ताकतों की नकल करके और अपराधी, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा लोगों को अपना नेता स्वीकार किया तो ब्राह्मणवादी ताकतें उनको बहुत जल्दी कठपुतली बना लेंगी, सीबीआई का डर दिखा देंगी, उनको जो न्यायपालिका का डर, और जिसके ऊपर 10-10 ठो केस हैं, 20-20 केस हैं, उनको तो इलाके का दरोगा ही काफी है डराने के लिए। वो कभी भी सामाजिक बदलाव का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। सामाजिक बदलाव के बड़े लक्ष्य को अगर तैयारी बना के चलना है तो शीलवान, चरित्रवान नायकत्व का हमें विकास करना होगा। और समाज में है, देखिए मैं तो बोरिंग का सिद्धांत जानता हूँ जी सिंह साहब। बोरिंग करते हैं हम लोग गांव में पानी निकालने के लिए, तो बोरिंग ऊपर करेंगे 10 फीट तो गंदा पानी निकलता है, फिर और नीचे 40 फीट तक जाएंगे साफ पानी निकलता है, फिर और 100 फीट गहराई तक जब पानी बोरिंग कर देते हैं तो एकदम निर्मल, स्वच्छ और आरओ का जैसे पानी निकलता है। तो लीडर समाज में भी जो ये सतही नेता है घूम रहे हैं, ये निश्चित रूप से कैसे हैं दिखाई दे रहे हैं आपको।
इसलिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा, ग्रास रूट पे जाना होगा, और ग्रास रूट पे जाएंगे तो हमें निर्मल लीडरशिप, नौजवानों के बीच से चरित्रवान लीडरशिप हमें निकाल के लाएंगे। चरित्रवान और शीलवान लीडरशिप ही भारत में अहम बदलाव लाने में कामयाब होगी। जी जी जी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हम लोग जी उसी के आपका लिए एक काम सवाल है। कर रहे हैं। जी जी, एक सवाल और है। एक सवाल ये है, एक बात बताइए कि जैसे पूरे हाँ भारत में ही एक तरह का झगड़ा है, पंजाब में चमार चूड़े का झगड़ा है, और इधर अहीर और जो है जाट और अन्य अति पिछड़ी जातियों का झगड़ा है, इनको उकसाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ। तो इस तरह से जो उकसाने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो ये तो क्योंकि हम जानते हैं कि शोषक जो होता है वो इस तरह का षड्यंत्र रचता है ताकि इन एक जातियों में एकता ना हो, क्योंकि इनकी अगर संगठित शक्ति एक साथ लग जाएगी तो हो सकता है खतरा उसी को महसूस हो, तो बचने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस तरह का? कई जातियों का जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि जो है ना अहीरों ने, पटेलों ने, कुर्मियों ने जो है अति पिछड़े समाज का सारा हिस्सा खा लिया, और जो है इसके लिए तुम्हारा हम जो है हक अधिकार दिलवाने के लिए, कभी एससी में डालने के लिए, कभी ओबीसी में डालने के लिए इस षड्यंत्र पूर्वक काम किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, दुश्मन साजिश ना करे तो वो दुश्मन ही कैसा। शोषक अगर शोषण के षड्यंत्र ना करे तो वो शोषक ही कैसा। तो इसलिए हमें उनसे फूलों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारा ये जातीय विभाजन तो जो उन्होंने फैलाया हुआ है, पर इसमें हमारी तीव्र जागरूकता, और जागरूकता से ज्यादा है समझदारी। समझ, मैंने कहा कि करुणा, मैत्री और प्यार। देखिए, अम्बेडकरवादी आंदोलन, परिवर्तनकारी आंदोलन, जो लोग करुणा और प्यार के बल पर समाज को जोड़ने में लगे हैं, समर्पण अपने आप आता है। करुणा है तो समर्पण आएगा और संभावी है, और त्याग भी पैदा होता है। पर जिनके अंदर करुणा ही नहीं है तो उनका न समर्पण आता है, न प्यार है, न त्याग है। तो इसमें जातियों के बीच में जो अंतर्द्वंद है, जातियों के बीच में जो आपसी झगड़े हैं, तो हम उसको दूर करने में कामयाब हैं हम लोगों ने। जहाँ पर जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग इस समय फलों की तरफ आकर्षित है। जी जी, अगर वो जड़ों की फिक्र करे तो फल हमें जरूर प्राप्त हो सकते हैं। अभी ये दुश्मन ने आपकी जड़ें काट दी, आपकी सामाजिक एकता विखंडित कर दी, पहरेदारी न होने के कारण। क्योंकि हम मशगूल हो गए कि बाभन शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। तो हाथी दिल्ली तो नहीं गया, लखनऊ की गली और भूल गया वो तो। और कहा कि बहुजन बनाने की क्या जरूरत है, बस शंख बजाने से काम चल जाएगा। मशगूल हो गए। अब हमें मशगूलियत से बाहर आना पड़ेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, और हमें ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। खास करके जो मेरा छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, और मेरा जो और शिक्षा, देखिए शिक्षा पे हमला बोल दिया उन्होंने। आपकी जो बेसिक बुनियादी शिक्षा है वो ध्वस्त कर दी गई। उच्च वर्ग अपने बच्चों को ले गया जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, और गरीब का बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, और वहाँ कह रहे हैं मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। तो हमें ये बौद्धिक वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इतिहास की इस मोड़ पर। अगर बुद्धिजीवी वर्ग ने इस मौके पर अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया, पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज से हम निकल के आए हैं उस समाज को पे बैक नहीं किया, तो जो हमारे पास अर्जित है वो अर्जित किया हुआ हमारे पास नहीं बचेगा, वो चला जाएगा, छीन लिया जाएगा हमसे। इसलिए जो अर्जित है हमारे पास, उस अर्जित को पे बैक करें। हम रातों दिन पे बैक कर रहे हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपना दिमाग, अपना हुनर इसी में लगा करके। और मुझे मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं,
दुनिया में जो नालायक होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खोज क्या रहे हैं। अगर आप रास्ते खोज रहे हैं तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। अगर आप बहाने खोज रहे हैं तो सुंदर से जी सुंदर आप बहाने खोज लेंगे। तो दलित पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करना, बहुजन समाज बनाना, कि आप अगर रास्ते खोजेंगे तो निश्चित रास्ते मिल जाएंगे। उसके लिए आपसी समझदारी ही एक उपाय है। जी जागरूकता, जी चैतन्यता जी जी ही इसका जी उपाय है। करुणा, मैत्री और प्यार इसमें गारे जी का काम करता है, सीमेंट का काम करता है। करुणा है तो आदमी जुड़ जाएगा। भाव प्रधान है ये। भाव भाव अगर नहीं है, भाव शून्य लोग हैं, तो फिर आप जोड़ने में कठिनाई आएगी। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहा सर। बस क्योंकि समय अब हम लोगों का पास कम है, एक बात और फिर क्योंकि आज का विषय बहुत ही जटिल और बहुत ही बड़ा विषय है। सामाजिक परिवर्तन के बगैर सामाजिक न्याय जो है नहीं मिल सकता, यानी सामाजिक परिवर्तन से ही सामाजिक न्याय हमको मिल सकता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में सरल शब्दों में समझाया, और हमारे बहुत सारे साथी लाइन पर है, देख रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में जो है एक सवाल बचा है। सवाल क्या है, एक इस सार का, इस पूरी डिबेट का एक सार चाहते हैं कि जो है ना, आखिर एक संक्षेप में फार्मूला आप समाज को दे दीजिए जिससे समाज से लाभान्वित हो सके सर। जी आज के इस कार्यक्रम से। जी क्या सही नहीं, जी मैं सवाल क्या सवाल सवाल नहीं है सर, आज की सवाल इस डिबेट दोहराएं? का सार, इस डिबेट का सार संक्षिप्त, इसका सार, डिबेट का सार। जी जी लगता है आवाज आप तक नहीं जा रही है। डिबेट का जी सार जी है बहुजन जी जी समाज बनाओ। जी डिबेट का सार है जिसके जी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। बहुजन जी समाज बनाओ अभियान चलाया जाए। जी ओबीसी जी मोर्चा बनाने से बाज आया जाए। दलित जी आंदोलन चलाने से बाज आया जाए और जी बहुजन समाज बनाने के काम में लगे। और जी सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। बहुजन समाज सच्चा है, प्रधानी जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, विधायकी जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, लखनऊ की सत्ता मिलना पक्का है। और सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। बहुजन समाज बनता है तो जुल्म पक्का रुकता है। बहुजन समाज बनता है तो जुल्म रुकना भी पक्का है। मैं समझता हूँ आज की इस बातचीत का सार है। और बहुजन समाज बनाकर ऐसी खड़ी हुई व्यवस्था को तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हम आगे आए तो हमें सामाजिक न्याय जरूर मिल जी जाएगा, ऐसी जी जी अपनी जी आकांक्षा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो है रास्ते में गाड़ी रोक करके हमें जो है थोड़ा समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी बहुजन समाज के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आज की इस डिबेट को जो है लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमें सुझाव भेजिए, क्योंकि हमारा AIBC टीवी दबे कुचले वंचित समाज के लिए, जिस समाज में हम लोग पैदा हुए, उनके अंदर छुपी हुई कमजोरी को दूर करने के लिए, उनकी छुपी कमजोरी को निकाल कर उनको ज्ञानवान शक्तिवान बनाने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, और मैं उनसे फिर अनुरोध करता हूँ अपने साथियों को, भाइयों को, मित्रों को इसको जो है शेयर करिए, ताकि जो है हमारा बहुजन समाज पाए। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो एक मौका है। बहुत अच्छी बात कही। इस डिबेट के साथ में मैं आज ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ AIBC टीवी की तरफ से। फिर जरूरत पड़ी तो फिर हम आपको लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान सर।